कागज कलम तैयार है जी, कॉपी पेन तैयार है। अच्छा सच्चे दिल से बात बताओ, नोट्स बनाते हो तो रिवाइज भी करते हो ना साथ साथ। आई कैन अश्योर यू वन थिंग, जो बच्चे साथ के साथ नोट्स रिवाइज करते हैं ना, उनका कॉन्फिडेंस ही अलग होता है। किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करने का जो उनका साहस है, आत्मविश्वास है, वो ज्यादा रहता है। तो अगर आप रिवाइज नहीं भी कर रहे थे तो आज से ये बात मान लीजिए मेरी, डेली रिवीजन जरूरी है। रिवीजन इज द की टू सक्सेस, राइट? चलिए, सो पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज के इस सेशन का आगाज करते हैं। हल्का सा रिकॉल करवा दूं आपको कि हम क्या पढ़ रहे थे पिछले सेशन में। हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को प्रभावित करने वाले, अफेक्ट करने वाले अलग अलग फैक्टर्स, जैसे म्यूटेशन, जीन रिकॉम्बिनेशन, जीन माइग्रेशन, जैसे जीन फ्लो के नाम से भी जाना हमने, जेनेटिक ड्रिफ्ट, याद है जेनेटिक ड्रिफ्ट, सडन चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू सम चांस इवेंट, बॉटलनेक इफेक्ट एंड फाउंडर इफेक्ट मैंने आपको समझाए थे, जो जेनेटिक ड्रिफ्ट के दो एग्जांपल्स थे। एक और फैक्टर जो प्रभावित करता है, जो अफेक्ट करता है हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को, वो है नेचुरल सिलेक्शन, राइट? सो आज का हमारा विषय रहेगा नेचुरल सिलेक्शन, इसके अलग अलग प्रकार, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, डायरेक्शनल सिलेक्शन, डिसरप्टिव सिलेक्शन, ये तीनों चीजें आपको बताऊं। इसके अलावा आज हम जिक्र करेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल का, जियोलॉजिकल इराज एंड एपॉक्स। इवोल्यूशन पढ़ते समय ये टर्म्स हमने कई बार देखी, एजोइक एरा, आर्कियोजोइक एरा, प्रोटियोजोइक एरा, पेलियोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा, मीसोजोइक एरा, है ना? मीसोजोइक एरा के बारे में बताया था कि भाई इसे गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स कहते हैं। तो दो मेन चीजें आज हमने डिस्कस करनी है। नेचुरल सिलेक्शन के अलग अलग टाइप्स विद एग्जांपल्स एंड जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ठीक है जी? तो चलिए फिर एक कॉन्फिडेंस के साथ, एक उत्साह के साथ, एक खुशी के साथ आज के सेशन का आगाज करते हैं। जीवन में खुश रहना, उत्साहित रहना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव एनर्जीज आपकी तरफ अपने आप दौड़ी चली आती हैं। जैसी पॉजिटिव एनर्जी आप रेडिएट आउट करेंगे, वैसे ही आप तक पहुंचेगी। ये यूनिवर्स का सिंपल सिद्धांत है, हर बार बोलता हूं, व्हाटएवर काइंड ऑफ एनर्जी यू गिव टू द यूनिवर्स, द सेम बाउंसेस बैक टू यू, राइट? चलिए, सो आज का हेडिंग दे लेंगे सभी बच्चे, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन जानने से पहले मैं आपको सिलेक्शन शब्द की परिभाषा बताना चाहूंगा। नोट करेंगे सभी मेरे साथ, लिखेंगे जी। पिछले सेशन में बताया था, सिलेक्शन इज अ प्रोसेस, लिख लो भाई सभी, बाय विच, अच्छा कुछ चीजें हाथ से लिखने में भी मजा आता है, एग्री करेंगे ना मुझसे? There's no doubt that technology cannot replace a good teacher, but technology in the hands of a good teacher is revolutionary. Okay, so let's see what is the selection. It is a process by which organisms who are physically बेहतर होना जरूरी है, who are physically, physiologically and behaviorally, physically, आप भी नोट करेंगे साथ साथ। It is a process by which organisms who are physically, physiologically and behaviorally better adapted, जो better adapted हैं, they survive, reproduce and produce, वो survive करेंगे, वो reproduce करेंगे and produce करेंगे क्या? And they produce more number of surviving offsprings। सिर्फ बच्चे पैदा करना ही बड़ी बात नहीं है, जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा हुए हैं वो जिंदा भी रहे और वो स्वयं रिप्रोडक्टिव एज तक भी पहुंचे, ये भी आवश्यक है। सो इट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच ऑर्गेनिजम्स हु आर फिजिकली, फिजियोलॉजिकली एंड बिहेवियरली, मतलब तीनों तरीकों से बेटर अडैप्टेड हैं, वो सर्वाइव करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं एंड दे प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ सर्वाइविंग ऑफस्प्रिंग्स। किसके मुकाबले में? एज कंपेयर्ड टू दोस, उनके मुकाबले, हु आर नॉट बेटर, जो कि बेहतर अडैप्टेड नहीं है, उनके मुकाबले। समय कभी एक जैसा नहीं रहता, समय बदलता रहता है। नेचुरल सिलेक्शन इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का कुछ भी एक गोल नहीं है, इट इज नॉट अ गोल डायरेक्टेड प्रोसेस, इट इज नॉट अ डायरेक्ट प्रोसेस इन सेंस ऑफ डिटरमिनिज्म, इट इज अ स्टोचस्टिक प्रोसेस, जो मैंने आपको बताया था पहले। इसमें पहले से कुछ भी निर्धारित नहीं है, इवोल्यूशन होता आया है, होता रहेगा हमेशा, इट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, ठीक है? तो सिलेक्शन आप समझे, राइट? सिलेक्शन दो तरह का है, नेचुरल सिलेक्शन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन इज डन बाय नेचर ऑन अ लार्ज स्केल थ्रूआउट द वर्ल्ड, आर्टिफिशियल सिलेक्शन इज डन बाय मैन, बाय ह्यूमंस ऑन अ स्मॉल स्केल इन द लैबोरेटरी। नेचुरल सिलेक्शन एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसके नतीजे आपके सामने आने में कई साल लग जाएंगे, लेकिन आर्टिफिशियल सिलेक्शन के नतीजे कम समय में ही आपके सामने होंगे। आर्टिफिशियल सिलेक्शन के जरिए मैंने आपको बताया था कि इंसानों ने कई चीजों की कई वैरायटीज बनाई है। डॉग्स की अलग अलग वैरायटीज है, काउस की अलग अलग वैरायटीज है, हॉर्सेस की है, गोभी की, ब्रोकली, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, कैबेज, कोलराबी, केल, ये सभी सरसों के पौधे से बने हैं, ब्रासिकस, राइट? इसके अलावा मिर्च की वैरायटी है, लाल मिर्च, हरी मिर्च, पीले रंग की शिमला मिर्च, हरे रंग की शिमला मिर्च, है ना? कितनी सारी अपनी वैरायटीज देखी, मिर्ची की बहुत सारी वैरायटीज होगी। सो दैट इज आर्टिफिशियल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन जो ट्रेट सिलेक्ट करता है, दैट इज बेनिफिशियल टू द स्पीशीज, लेकिन आर्टिफिशियल सिलेक्शन में जो ट्रेट हम सिलेक्ट करते हैं वो ह्यूमंस अपने फायदे के लिए सिलेक्ट करते हैं, दैट इज बेनिफिशियल टू ह्यूमंस, नॉट टू दैट स्पीशीज। क्लियर है जी? राइट? सो नेचुरल सिलेक्शन की एक और परिभाषा देख लें, लिखिए, प्रोसेस इन व्हिच हेरिटेबल वेरिएशंस एनेबल बेटर सर्वाइवल एंड लीव मोर प्रोजेनीज। जो बात मैंने 3-4 सेंटेंसेस में अभी आपको लिखवाई, वो सिर्फ एक सिंगल सेंटेंस में। नेचुरल सिलेक्शन वो प्रोसेस है जिसके जरिए हेरिटेबल वेरिएशंस, जो वेरिएशंस इनहेरिट करी गई हैं, वो एक ऑर्गेनिज्म को बेहतर सर्वाइवल देती हैं ताकि वो ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करे। याद रखना पड़ेगा, फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन इज अल्टीमेटली रेफरिंग टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं जी। नेचुरल सिलेक्शन में और क्या क्या जानना है? सिलेक्शन डिपेंड्स अपॉन
existence of phenotypic variation within the population. ये बात जरूरी है. देखो, जीनोटाइपिक लेवल पे वैरायटी है, लेकिन अगर जीनोटाइप अपने आप को फिनोटाइप में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा तो फिर इसका कोई फायदा नहीं. नेचुरल सिलेक्शन इज गोइंग टू सेलेक्ट द फिनोटाइप्स. जो कैरेक्टर आ चुका है फिजियोलॉजी में, फिजिकली या बिहेवियर में, नेचुरल सिलेक्शन तो उसी को सेलेक्ट करेगा. नो डाउट अल्टीमेटली जब फिनोटाइप सेलेक्ट हुआ है तो जीनोटाइप सेलेक्ट हो ही जाएगा. लेकिन मान लो कि मेरे जीनोटाइप में कोई कैरेक्टर है पर वो अपने आप को प्रभावित नहीं कर रहा. मान लीजिए मेरे डीएनए में ये फीचर है कि मेरा स्किन कलर बहुत फेयर हो सकता है, परंतु वो किसी कारण से अगर नहीं है, फिजियोलॉजिकली फिजिकली रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, तो फिर फायदा क्या? नेचुरल सिलेक्शन मुझे क्यों सेलेक्ट करेगा? यू गेट इट? सो ये बात ध्यान रखना जरूरी है. नेचुरल सिलेक्शन selects phenotypes, not the genotypes. वो अपने आप ultimately select हो जाएंगे. ठीक है जी? So selection depends on existence of phenotypic variation within the population, right? And it is a part of the mechanism by which a species adapts itself to the environment. कोई भी species जबरदस्ती willingly अपने आप को adapt नहीं कर सकता. अगर उसमें वो फीचर है जीनोटाइप में और उसके फिनोटाइप में रिफ्लेक्ट हो रहा है तो वो बेहतर है. भाई अगर हम ह्यूमंस चाहें कि हम एकदम -200 डिग्री टेंपरेचर पे रहना चाहते हैं, है ना, बिना कोई गर्म कपड़े पहने या बिना किसी की सुविधा के, तो हमारी इच्छा है भाई हमें रहना है, हमें अडैप्ट करना है. कैन वी डू दैट? नो, वी कैन नॉट. जो ऑर्गेनिजम्स ऑलरेडी उस तरह के माहौल के साथ रहने के लिए एडजस्टेड हैं वो है. जबरदस्ती इच्छा के अनुसार नहीं कुछ किया जा सकता. ये तो लेमार्क ने कहा, the concept of appetency, the concept of desires. Okay? Now, a population generally has three types of individuals on the basis of their trait. आप किसी भी ट्रेट को अगर पॉपुलेशन में स्टडी करें तो मोटे तौर पे हमें देखेंगे कि उस पॉपुलेशन में तीन अलग-अलग तरह के इंडिविजुअल्स हैं ट्रेट के आधार पर. एवरेज साइज जिनमें एवरेज वैल्यू ऑफ द ट्रेट, लार्ज साइज जिनमें उस ट्रेट का एक पीक वैल्यू, स्मॉल साइज जिनमें उस ट्रेट का बहुत ही कम वैल्यू. एक बात ध्यान से सुनिए, सिर्फ बात यहाँ साइज की नहीं, ये इन जनरल हमने टर्म यूज किया. देखो राजा बेटा, सपोज करो मैं ट्रेट स्टडी कर रहा हूँ ह्यूमंस में, से फॉर एग्जांपल स्किन का. मैं इसकी दो एक्सट्रीम वैल्यूज लेके चलता हूँ, दो एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द ट्रेट्स. वन इज वेरी फेयर इंडिविजुअल्स, वेरी फेयर कॉम्प्लेक्शन, बहुत ही गोरे जो है, वो एक एक्सट्रीम वैल्यू ले ली हम. एक दूसरी एक्सट्रीम वैल्यू ले ली हमने वेरी डार्क कॉम्प्लेक्शन, राइट. और हमने इंटरमीडिएट वैल्यू लिया कि जो हमारा इंडियन स्किन कॉम्प्लेक्शन है, मुलेटो स्किन कलर जिसे हम कह देते हैं, जो मैं लिख देता हूँ इंडियन स्किन कॉम्प्लेक्शन. भाई बहुत गोरे भी नहीं है हम और बहुत ही डार्क कॉम्प्लेक्शन भी नहीं. सो कहने का मतलब है कि ट्रेट जो स्टडी कर रहे हैं उसमें तीन तरह के इंडिविजुअल्स हैं. ऐसे इंडिविजुअल्स जो बहुत फेयर होंगे, ऐसे इंडिविजुअल्स जो बहुत डार्क होंगे, और ऐसे जो है इंडियन स्किन कलर वाले. देखो अब इनके बीच में भी स्किन कलर की वेरिएशन हमें मिलती है. नो डाउट जब आपने स्किन कलर पढ़ा था, मल्टीपल एलील्स हमने पढ़ा था, तो हमने कहा बहुत तरह के स्किन कॉम्प्लेक्शन मिलते हैं. ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया कि मान लो मैं आपसे कहूं कि भाई इन्हीं तीन चीजों को स्टडी करो, वेरी डार्क, वेरी फेयर और फिर जो एवरेज वाले. ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखी कि चाहे आप कद काठी को लेकर बात कर रहे हैं, बहुत लंबे बहुत छोटे और एवरेज वाले, सो मोटे तौर पे हम ये तीन तरह के इंडिविजुअल्स जो है पाएंगे किसी भी ट्रेट को लेकर. ये बात ध्यान रखनी है ना. Organisms that suit best will have the better survivability. साधारण सी बात है, जो सक्सेसफुली फीड और ब्रीड कर पाएंगे उनकी संख्या ज्यादा होगी. ऑर्गेनिजम्स के दो ही मुख्य काम होते हैं, सक्सेसफुल फीडिंग एंड सक्सेसफुल ब्रीडिंग. सक्सेसफुल ब्रीडिंग से मतलब ये है कि जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सब जिंदा है और वो खुद रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंचे, है ना. इट कॉजेस अनइक्वल सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्टिव सक्सेस ऑफ द इंडिविजुअल्स. नेचुरल सिलेक्शन के कारण अनइक्वल सर्वाइवल रेशियो है ऑब्वियसली. जो बेहतर है उनके चांसेस बेहतर हैं, जो आज बेहतर नहीं है वो कल को बेहतर साबित हो सकता है. ये कोई बड़ी बात नहीं है. इसीलिए मैंने कहा था नो वेरिएंट इज कंप्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम द पॉपुलेशन. नो वेरिएंट इज, नोट कर लीजिएगा आप भी, कंप्लीटली वाइप्ड आउट. ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे जो बेहतर नहीं है, वो भी होंगे, उनकी संख्या कम होगी. क्या पता भविष्य में जाके वो बेहतर साबित हो जाए. ठीक है बेटा, अब आप हेडिंग दीजिए टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. राइट जी, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? मैं आपके लिए टाइप्स लिखने में बड़ा मजा आता है. टाइप्स ऑफ, और मैं तो अपने नोट्स हमेशा बनाया करता था, अभी भी बनाता हूं. जब भी कोई फॉरेन की बुक में से कोई नई चीज पढ़ते हैं, किसी रिसर्च जर्नल में से, तो डिजिटली नोट करने में उतना मजा नहीं आता जितना अपनी हैंडराइटिंग में लिखने में मजा आता है. सो आई ऑलवेज जल्दी आप भी हो जाती. टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तीन तरह का नेचुरल सिलेक्शन आपको समझाऊंगा. एनसीईआरटी में इसको लेके ग्राफ दिए हुए हैं, समझना जरूरी है. नंबर 1, स्टेबलाइजेशन या स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन भी कहते हैं, इसको नॉर्मलाइजिंग सिलेक्शन भी कहते हैं. डायरेक्शनल सिलेक्शन, इसे डायरेक्शनल चेंज भी लिखा है. डिसरप्शन या डिसरप्टिव सिलेक्शन, चलो मैं इनके अल्टरनेट नाम लिखते हैं. पहले वाले को मैं लिख रहा हूं, आप लिखिएगा स्टेबलाइजिंग ing selection, or it is also called normalizing selection. Normalizing selection. Second one is directional or progressive selection. इसको हम progressive selection भी कहते हैं, alternate नाम है इनके. Progressive selection और directional सिलेक्शन, एक ही दिशा में. थर्ड इज डिसरप्टिव सिलेक्शन या
डिसरप्टिव से मतलब बिखर रहा है, दूर जा रहा है, सेंटर से अवे जा रहा है, तो सेंटर से आने वाली फोर्सेस याद है, एक आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ा होगा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा होगा, तो हम स्टेबलाइजिंग, नॉर्मलाइजिंग, डिसरप्टिव इनके लिए अल्टरनेट टर्म्स भी यूज कर लेते हैं, राइट, टुवर्ड्स द सेंटर या अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल है या सेंट्रीपिटल है, उसी के आधार पे डिसरप्शन, वी यूज द टर्म डिसरप्टिव सिलेक्शन। डिसरप्टिव सिलेक्शन, ये नेचुरल सिलेक्शन के तीन टाइप्स हैं, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3, तीनों समझाऊंगा आपको ग्राफ्स के साथ साथ। चल इधर देखिए, आप कहेंगे हर बार बीटल की एग्जांपल, बीटल मुझे बड़ा पसंद है, आप सपोर्ट करिए, देखिए भाई पीले रंग के बीटल, हरे रंग के बीटल और लाल रंग के बीटल नजर आ रहे हैं, खुशी खुशी रह रहे हैं माहौल, बीटल्स पीले वाले भी, हरे वाले भी, लाल भी। मान लीजिए एनवायरमेंट में कुछ ऐसा बदलाव हुआ कि भाई बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया, मिट्टी सूख गई और मिट्टी सूखी हुई पीले रंग की नजर आती। अगर एनवायरमेंट ऐसा हो गया, मतलब उनके आसपास का माहौल ऐसा हो गया बीटल्स का पीले रंग का हो गया, तो जो पीले रंग की बीटल्स हैं वो पीले बैकग्राउंड के साथ ही मैच कर जाएंगी, ब्लेंड कर जाएंगी, और जो शिकारी जानवर बीटल्स को खाते हैं, जो इनके प्रेडेटर्स हैं, पीले रंग वाली बीटल्स उन्हें नजर नहीं आएंगी, वो इजीली स्पॉट नहीं कर पाएंगे, पीला बैकग्राउंड और पीली बीटल बैठी है तो उसके दिखने के चांसेस कम। तो यानी अब बदले हुए माहौल में इस पीले रंग वाली बीटल्स को ज्यादा चांसेस ऑफ सक्सेसफुल सर्वाइवल दे दी, जो लाल वाली और हरी वाली है प्रेडेटर उन्हें इजीली स्पॉट कर लेगा, उनके मरने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। समझे बात? पहले ओरिजिनल पॉपुलेशन में सभी बेचारे एक जैसे थे, बराबर बराबर, मान लो 30% कोई 35% है ना, और दूसरा भी लगभग इसके करीब ही था, लेकिन अब क्या हो, अब पीले वाले बीटल्स के लिए चांसेस ज्यादा हो। देखो अगर मैं ओरिजिनल बीटल पॉपुलेशन को लेके एक ग्राफ प्लॉट करूं, एक तरफ मैंने ले लिया जी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और इधर हमने ले लिया बीटल अलग अलग तरीके जो कलर्स हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे। अब इसमें ओरिजिनल पॉपुलेशन जो है बीटल की, भाई वहां लाल रंग वाली भी है, वहां पीली रंग वाली भी है और वहां पे हरे रंग वाली भी है, इस तरह से हमने प्लॉट किया। मान लीजिए एनवायरमेंट बदलता रहा, पीले रंग वालियों के सक्सेसफुल सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा हो। केस 1 जो हमने लिया, यहां पे देखिए कि बारिश नहीं हुई, काफी समय तक सूखा पड़ा, मिट्टी पीली पीली नजर आने लगी, ब्राउनिश येलो येलोइश ब्राउन, जिसके कारण पीले बीटल्स के सर्वाइवल के चांसेस बढ़ गए, प्रेडेटर उन्हें देख नहीं पा रहा। सो हम देखेंगे कि समय के साथ साथ क्या हो जाएगा, इस ग्राफ में जो पीक वैल्यू है वो सेंटर की तरफ बढ़ती जाएगी, क्योंकि यहां पे हमने मीन वैल्यू ऑफ द ट्रेट लिया है। सो व्हेन सिलेक्शन ऑपरेट्स इन सच अ वे so that individuals with mean value of the trait are favored at one time. I will repeat. When selection operates in such a way, इस तरीके से, so that individuals, ऐसे individuals who have mean value of the trait, जिनमें उस trait की mean value है, they are favored at one time. तब हम कहते हैं stabilizing selection. तो अब देखिए बदले हुए माहौल में ये हो जाएगा कि लाल वाली बीटल्स की संख्या भी कम होती जाएगी और हरी वाली बीटल्स की संख्या भी कम है, और हमें मैक्सिमम बीटल्स जो मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं जी पीले रंग वाले, पीक गेट्स हायर एंड नैरोअर, राइट? समझ आया स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, है ना? चलो जो मैं डेफिनेशन बोल रहा था स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन की, मेरे सभी राजा बेटा और रानी बेटियां, मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हेन सिलेक्शन ऑपरेट्स इन सच अ वे, जब नेचुरल सिलेक्शन इस तरीके से ऑपरेट कर रहा है, so that individuals with mean value of the trait are favored at one time, जिनके पास उस ट्रेट की मीन वैल्यू या मिडिल वैल्यू है वो फेवर हो रहे, तो हम कहते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। तो यानी इस तरह का जो सिलेक्शन है, दिस टाइप ऑफ सिलेक्शन फेवर्स एवरेज साइज्ड इंडिविजुअल्स। अब कहेंगे साइज, यहां पे बीटल के साइज की बात नहीं करते, हम उस ट्रेट को लेकर के एक एवरेज वैल्यू कह रहे हैं, वहां के लिए एवरेज साइज वर्ड यूज किया गया है ना। सो दिस टाइप ऑफ सिलेक्शन इज फेवरिंग एवरेज साइज्ड इंडिविजुअल्स व्हाइल इट इज एलिमिनेटिंग स्मॉल साइज्ड इंडिविजुअल्स, जिनके पास एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द ट्रेट है, उनको फेवर नहीं कर रहा, राइट? If we draw a graphical curve, we get a bell-shaped curve. So ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि किस तरह के सिलेक्शन में आपको bell-shaped curve देखने को मिलता है। It is stabilizing selection. So सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट है जो मैंने बोली, और एक कर्व इंपॉर्टेंट है। मैं और भी एग्जांपल्स देता हूं आपको इसकी। देखिए एक एग्जांपल इसमें लिया जाता है ह्यूमन बेबी बर्थ वेट, कि जन्म के समय ह्यूमन बेबी का जो बर्थ वेट है, किस तरह के बच्चों के सक्सेसफुल हैं, ज्यादा चांसेस है, बेटर चांसेस है सक्सेसफुल सर्वाइवल के। जो बहुत ज्यादा हट्टे कट्टे मोटे ताजे बच्चे होंगे भाई उनके भी चांसेस कम है, और जो बहुत ही दुबले पतले कमजोर होंगे उनके भी कम है। जो मीन वैल्यू ऑफ द ट्रेट होगा ना, उन बच्चों के सक्सेसफुल सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा है। समझते हैं अभी इस एग्जांपल को, उससे पहले देखते हैं चीज और। There is an optimum wing length for a hawk of a particular size with a certain mode of life in a given environment. Hawk समझते हैं, bird है, wing span है उसका, wing length. So वो एक एग्जांपल लिया गया है यहाँ पे stabilizing selection के। There is an optimum wing length for a hawk of a particular size. Stabilizing selection operate करता है through differences in breeding potential and it will eliminate those hawks with wing spans larger or smaller than the optimum length. टेक्निकल सी बात की मैं सारी भाषा में समझाता हूँ। आप हॉक की पॉपुलेशन स्टडी कर रहे हो, आपने देखा जो बहुत बड़े बड़े विंग स्पैन वाले हैं, उनके सर्वाइवल सक्सेसफुल सर्वाइवल के चांसेस कम है, किसी भी रीजन। जिनका विंग स्पैन बहुत छोटा है उनके भी सक्सेसफुल सर्वाइवल के चांसेस कम है। जिनका विंग स्पैन इंटरमीडिएट है, ना बहुत ज्यादा बड़ा ना बहुत ज्यादा छोटा, एक मीन वैल्यू है, उनके चांसेस ऑफ सक्सेसफुल फीडिंग एंड ब्रीडिंग ज्यादा है। प्रैक्टिकली हमने हॉक पॉपुलेशन में स्टडी करा तो हमें पता चला, राइट जी? और एग्जांपल जो मैं आपको बता रहा था स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का, ह्यूमन बेबी बर्थ वेट, 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी के बाद जब ह्यूमन बेबी डिलीवर होता है, 9 महीने की प्रेगनेंसी है, 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी के बाद जब बेबी डिलीवर होता है तो क्या होता है, वो बच्चे babies with birth weight less than 5 pounds, pounds unit है बर्थ वेट या वजन को नापने के। सो babies with birth weight less than 5 pounds, लगभग 450 ग्राम के करीब पाउंड होता है, जिन बच्चों का जन्म के समय भार जो है 5 पाउंड से कम है, या फिर जिनका मोर देन 10 पाउंड्स है, जिनका 10 पाउंड से ज्यादा है, हम लोग बहुत ही हैवी बच्चा, 4.5 किलो का बच्चा है। इन दोनों केसेस में देयर आर लेस चांसेस ऑफ सर्वाइवल एज कंपेयर्ड टू बेबीज विद मीन बर्थ वेट, जिनका जन्म के समय बर्थ वेट से अराउंड अबाउट 6.5 पाउंड, 7 पाउंड, 7.5 पाउंड है, इनके चांसेस ऑफ सक्सेसफुल सर्वाइवल ज्यादा। बहुत ज्यादा हैवी बच्चा होगा, हेड का सर्कमफ्रेंस ज्यादा होगा, डिलीवरी में प्रॉब्लम्स आएंगी। बहुत ज्यादा कमजोर बच्चा होगा, छोटा होगा, लंग्स डेवलप नहीं हुए, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होंगी, वहां पे सक्सेसफुल चांसेस जो है सर्वाइवल के कम हो। ठीक है जी? So that was number 1 type of selection, यानी stabilizing selection। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, stabilizing selection को ही normalizing selection भी कहते हैं। When selection operates in such a way so that individuals with mean value of the trait are favored at one time. So that means this type of selection is favoring average individuals. It is eliminating over specialized individuals as well as under specialized individuals. ठीक है जी? Average individuals को ये फेवर कर रहा है। ठीक है? Right? Second type of selection समझे? Directional selection, जिसे progressive selection भी कहते हैं। So heading दे दीजिए, directional selection और progressive selection। लिखा नहीं ना आपके डायरेक्शनल और द प्रोग्रेसिव सिलेक्शन। अब ये क्या है? When selection is operating in such a way so that individuals with extreme value of the trait are favored at one time.
जो भी ट्रेट आप स्टडी कर रहे हैं उसकी जो एक्सट्रीम वैल्यू होगी, एक्सट्रीम हायर की तरफ भी हो सकती है, एक्सट्रीम लोअर की तरफ भी हो सकती है, दोनों ऑप्शन है ना. So when selection is operating in such a way so that individuals with extreme value, average value नहीं, extreme value of the trait are favored at one point, right? So इसमें क्या है, the population changes towards one particular direction, एक ही दिशा की तरफ चली जाए. मान लो हम सेम कलर की बात करते हैं और मैं आपसे कहता कि भाई इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में मुझे डेटा बना के दीजिए कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बहुत ही फेयर कंप्लेक्शन है, कितने एवरेज इंडियन स्किन कंप्लेक्शन जैसे और कितने जो है बहुत ही डार्क कंप्लेक्शन है. जब आप ये स्टडी करें और आप मुझे रिपोर्ट सबमिट करें कि सर हमने देखा 80% इंडिविजुअल्स जो है दे आर वेरी फेयर और बाकी जो दो शेड्स आप दे रहे हैं स्किन कलर के उसमें कुछ 10% है और बाकी भी 10%, तो 80% के पास एक्सट्रीम वैल्यू का ट्रेट है, तो मैं कहूंगा कि स्किन कलर को लेके इस तरह से नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट कर रहा है कि इट इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्शनल सिलेक्शन, प्रोग्रेसिव सिलेक्शन. इंडिविजुअल्स विद एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द ट्रेट आर फेवर्ड एट वन टाइम. वो एक्सट्रीम वैल्यू डार्क स्किन कंप्लेक्शन भी हो सकता था, एक एक्सट्रीम वैल्यू लेके चलना है, ठीक है जी. इट मींस दिस टाइप ऑफ सिलेक्शन फेवर्स या तो स्मॉल और लार्ज साइज्ड इंडिविजुअल्स and more individuals of that time will be present in the next generation. Simple. Extreme value of the trait is being favored, not the average value, right? अब आप देखो जैसे बीटल्स वाली केस में अगर हम ऐसे सिचुएशन में लेके हरे रंग के बीटल्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं बाकी कम, वजह कोई भी हो सकती है, बहुत ज्यादा ग्रीनरी हो गई, हरी हरी घास बहुत ज्यादा है जी वहां पे, तो जिसके कारण से हरे वाले बीटल्स को जिंदा रहने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे. So that means peak is shifting in one direction. ये बात लाल वाले बीटल्स के लिए नहीं हो सकती क्योंकि दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज हैं ट्रेट की, राइट? इसमें एग्जांपल्स है डायरेक्शनल सिलेक्शन के. These are very important. Evolution of DDT resistant mosquitoes, डाइक्लोरोडाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन. DDT आपने सुना, इंसेक्टिसाइड मच्छरों को मारने के लिए यूज की जाती है. बहुत साल पहले जब इस इंसेक्टिसाइड को हमने ढूंढा और मच्छरों पे हमने डाला और कीड़े मकोड़ों पे तो मर जाते थे, लेकिन हमने देखा कि भाई कुछ समय बाद मच्छर नहीं मर रहे थे DDT से. ऐसा क्यों? क्या वो अब रेजिस्टेंट हो गए, पहले नहीं थे? नहीं, ऐसा नहीं होता. वेरिएशंस आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द पॉपुलेशन. बहुत साल पहले भी हमारे पास DDT रेजिस्टेंट मॉस्किटोस थे, नेचुरली दे प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वैरायटी होगी ऐसी कोई ना कोई. तो लेकिन उनकी संख्या कम थी, DDT डाली, ज्यादातर मच्छर DDT के लिए रेजिस्टेंट नहीं थे तो मर गए. अब जो DDT रेजिस्टेंट थे उनको फीड और ब्रीड करने के चांसेस ज्यादा हुए, उन्होंने अपनी जनसंख्या बढ़ा दी, वैरायटी तब भी आई. जब DDT रेजिस्टेंट मॉस्किटोस ब्रीड कर रहे हैं तो और भी वैरायटी बना रहे हो, ऐसे केमिकल्स के लिए रेजिस्टेंट हो सकते हैं जो आपने सोचे तक भी नहीं. कोई XYZ केमिकल जो आज आपने ढूंढा भी नहीं, कभी भविष्य में जाके खोज करेंगे, हो सकता है उनमें उसके लिए भी रेजिस्टेंस ऑलरेडी हो, ठीक है. सो यही कारण है इवोल्यूशन इसी तरह से हो रहा है, वेरिएशंस प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन. तो एक लंबे समय के बाद हमने देखा कि अब DDT रेजिस्टेंट मॉस्किटोस की पॉपुलेशन ज्यादा हो गई. Another beautiful example जिसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, that is industrial malanism in peppered moth. Let me tell you, this is a very important part of NEET syllabus और इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं. Industrial malanism in peppered moth. अब ये क्या है जी industrial malanism? सुनिए, peppered moth क्या होती है? moth और butterfly लगभग एक जैसी होती है, दोनों के बैठने के तरीके में थोड़ा सा डिफरेंस होता है. moth अपने पंख फैला लेती है बैठती हुई और तितली के पंख जुड़े हुए. peppered moth, zoological name Piston betuleria. Please remember this, नोट कर लीजिए, लिख के याद करेंगे. peppered moth Piston betuleria जो है ये स्टडी किया एक वैज्ञानिक ने, कैटल वेल थे उसमें, राइट? ये कैटल वेल ने चीज ऑब्जर्व करी कि इंग्लैंड के आसपास के जंगल के इलाके में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले जब इतनी इंडस्ट्रीज नहीं थी, इतनी फैक्ट्रीज नहीं थी, तब इस पेपर्ड मॉथ की वो वैरायटी जो लाइटर वैरायटी है, इसमें दो वैरायटीज, लाइटर वैरायटी एंड डार्कर वैरायटी. लाइटर वैरायटी इज पिस्टन पिटुलेरिया टिपिका, डार्कर वैरायटी इज पिस्टन पिटुलेरिया कार्बोनेरिया. कैटल ने देखा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले इंग्लैंड के आसपास के जंगल के इलाके में लाइटर वैरायटी की संख्या ज्यादा थी, नंबर ज्यादा था. क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन का लेवल बहुत कम. पॉल्यूशन लेवल कम होने से पेड़ों के तनों पे ट्री ट्रंक्स वर कवर्ड विद लिचेंस, लाइकेंस भी जिन्हें कहते हैं लिचेंस. सो दैट इज प्रोवाइडिंग अ फेवरेबल बैकग्राउंड टू द लाइटर वैरायटी. लिचेंस की ग्रोथ है पेड़ के तने, लाइटर वैरायटी वहां बैठती है तो वो अपने आप को छुपा लेती है, कंसील हो जाती है, ब्लेंड कर जाती है आसपास के माहौल से. उसके प्रेडेटर यानी बर्ड्स उसे देख नहीं पाते, उसकी संख्या ज्यादा है. और बेचारी डार्कर वैरायटी जब लिचेंस लोडेड ट्री ट्रंक्स पे बैठेगी तो बर्ड्स उसे देख लेंगे, है ना. लाइटर बैकग्राउंड पे डार्कर चीज होगी तो बर्ड की नजर उसे पड़ेगी और उसका खा जाएगा. सो बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन द नंबर ऑफ लाइटर वैरायटी वाज मोर. धीरे धीरे क्या हुआ भाई, फैक्ट्रीज लगती गई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ और धुआं, पॉल्यूशन, स्मोक, ये सब चीजें वातावरण में फैलने लगी. ट्री ट्रंक्स वर कवर्ड विद द पॉल्यूटेंट्स. स्मोक जो उठ रहा है, धुआं जो उठ रहा है, पॉल्यूशन जो है वो सब डिपॉजिट होने लगा, जिसके कारण लिचेंस की ग्रोथ इफेक्ट हुई. अब क्या हो गया, डार्कर वैरायटी को फेवरेबल बैकग्राउंड मिल गया छुपने के लिए. ट्री ट्रंक्स गॉट कवर्ड विद सूट, एसडब्ल्यू की सूट काला जिसे हम कहते हैं. सो डार्कर वैरायटी गॉट अ फेवरेबल बैकग्राउंड. अब धीरे धीरे डार्कर वैरायटी की संख्या बढ़ने लगी और लाइटर वैरायटी कम होने लगी. तो पहले लाइटर ज्यादा थी, डार्कर कम, माहौल बदला, डायनामिक्स बदल गए. अब डार्कर ज्यादा, लाइटर कम. फिर क्या हुआ, इतना पॉल्यूशन कर रही है सभी फैक्ट्रीज और एनवायरमेंटलिस्ट सभी एकदम से जागरूक हो गए कि भाई पॉल्यूशन लेवल कम किया जाए, बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है हमारा फ्लोरा एंड फौना इससे. तो एंटी पॉल्यूशन लॉज बनाए गए, पॉल्यूशन लेवल कंट्रोल किए गए. फिर से सिचुएशन रिवर्स हो गई, पॉल्यूशन लेवल कंट्रोल हुए, पॉल्यूशन का लेवल डाउन आया, अगेन किसी परसेंटेज बढ़ जाएगी, द परसेंटेज ऑफ लाइटर वैरायटी इंक्रीज. इसीलिए मैं कहता हूं ना, नो वेरिएंट इज कंप्लीटली वाइप्ड आउट. जो आज बेहतर नहीं है वो भविष्य में जाके कभी अपने आप को बेहतर साबित कर सकता है क्योंकि एनवायरनमेंट कभी एक जैसा नहीं रहता है. समझ आ गई बात? चलो इंडस्ट्रियल मैलेनिज्म पढ़ते हैं. Industrial malanism in moths has been originally studied by R. A. Fisher, E. V. Ford. Recent times में it was studied by Cattlewell, right? The occurrence of industrial malanism is closely associated with the progress of industrial revolution in Great Britain during 19th century, right? इंग्लैंड के आसपास के जंगल के इलाके में ये स्टडी करी गई थी by Cattlewell. Peppered moth exists in two forms, darker variety, lighter variety. Important, note कीजिए. Peppered moth का zoological name Piston betuleria. इसकी दो varieties, darker variety that is Piston betuleria carbonaria. कार्बन से याद रख लेना darker variety. Lighter variety is Piston betuleria typica. right? Pollution level के हिसाब से आपको इसकी जनसंख्या में variation मिलेगी. Now this phenomena can be explained as follows. पहला point. In the past, बहुत पुराने समय की बात करें, the bark of trees, पेड़ों के जो तने थे जो छाल की, that was covered with whitish lichens. So the white moth escaped unnoticed from the predatory birds. वही बात जो मैंने की, लाइटर बैकग्राउंड है तो लाइट कलर की मौत दिखाई नहीं देगी, प्रेडेटर से खा नहीं पाएगा, प्रेडेटर यहाँ पे बर्ड है. आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हो गया, द पार्क्स गॉट कवर्ड बाय स्मोक. स्मोक कह दीजिए या सूट कह दीजिए, कालक डिपॉजिट होने लगे. द व्हाइट मॉथ वर सेलेक्टिवली पिक्ड अप बाय द बर्ड्स. जब कालक डिपॉजिट हो गई तो डार्कर वैरायटी कहेगी कि अब मेरे भी फेवरेबल बैकग्राउंड है, मैं नहीं दिख पाऊंगी प्रेडेटर को, और लाइटर वैरायटी बेचारी मुसीबत में आ गई. डार्क कलर बैकग्राउंड पे लाइट वैरायटी बैठेगी तो स्पॉट हो जाएगी आसानी से बर्ड्स.
black moth escaped unnoticed, so they managed to survive, resulting in more population of the black moth and there was less population of white. लेकिन जब एंटी पॉल्यूशन लॉस बनाए गए, फैक्ट्रीज का पॉल्यूशन कंट्रोल किया गया, तब हालात फिर से बदल गए. राइट जी? तो ये था हमारा सेकंड टाइप ऑफ सिलेक्शन, दैट इज डायरेक्शनल सिलेक्शन. राइट? क्लियर है? एक ही दिशा में आपको ग्राफ मिलेगा. तीसरे तरह का सिलेक्शन अब हमने पढ़ना है, दैट इज डिसरप्टिव सिलेक्शन. राइट? डिसरप्शन जैसे लिखा है यहाँ पे, मतलब जब दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज वाले इंडिविजुअल की संख्या ज्यादा. एक रफली ग्राफ बना के दिखाऊं, सपोज यहाँ वाले इंडिविजुअल भी पीक वैल्यू में है, ये बीच वाले कम है, और ये वाला एक्सट्रीम वैल्यू भी पीक है. ये दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द ट्रेट. सो डिसरप्टिव सिलेक्शन है व्हेन सिलेक्शन ऑपरेट्स इन सच अ वे so that individuals at both extreme values, दोनों extreme values वाले जो हैं ट्रेट का, they are favored at one time. It favors both small sized and large sized individual. यहाँ पे size word हम ट्रेट की वैल्यू के लिए कह रहे हैं, इंडिविजुअल के साइज के लिए नहीं कह रहे. It eliminates most of the members with mean expression. ये बीच में जो एवरेज वैल्यू आ रही है ट्रेट की, मीन वैल्यू आ रही है, ये वाले इंडिविजुअल्स कम होंगे, और जो एक्सट्रीम वैल्यू वाले हैं वो ज्यादा होंगे. दोनों एक्सट्रीम वैल्यू वाले. So it produces two peaks in the distribution of the trait, and ultimately it may result into different populations. ये भी हो सकता है. मान लो उनके बीच में कोई ज्योग्राफिकल बैरियर आ गया, वो हजारों सालों तक बना रहा, तो वो दोनों अलग स्पीशीज भी बन सकते हैं. तो ये जो इस तरह का सिलेक्शन है, डिसरप्टिव सिलेक्शन, इसके कारण स्पीसीएशन होने की संभावना ज्यादा रहती है. दिस इज इंपॉर्टेंट. राइट? प्लीज रिमेंबर, तीन तरह के सिलेक्शन मैंने आपको बताए. सबसे पहला था स्टेबलाइजिंग या नॉर्मलाइजिंग सिलेक्शन, सेकंड था डायरेक्शनल या प्रोग्रेसिव सिलेक्शन, और तीसरा डिसरप्टिव सिलेक्शन. राइट? एज यू कैन सी हियर, आप देखेंगे टू पीक्स आर बीइंग फॉर्म्ड. ये जो बीच वाली वैल्यू वाले इंडिविजुअल्स हैं, इनकी संख्या कम हो गई. हमने देखा बिल्कुल कम हो गई नीचे, और यहाँ पे भी पीक मिल गया, इस एक्सट्रीम वैल्यू पे भी, इस पे भी. हरे वाले बीच भी बहुत ज्यादा, लाल वाले भी बहुत ज्यादा, बेचारे पीले वाले और हल्के पीले, थोड़े ज्यादा पीले टाइप्स, वो कम है संख्या. दिस इज डिसरप्टिव सिलेक्शन. इसमें एग्जांपल देता हूं जी आपको, एक शेल कलर इन मैरीन लिम्पेट. लिम्पेट इज अ mollusk, mollusca phylum, राइट? सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, इनमें शेल होते हैं. तो इस मैरीन लिम्पेट में ना शेल की अलग अलग शेड्स मिलते हैं. सपोज मैं आपसे कहूं कि भाई समुद्र में जाइए, गोता लगाइए और इस लिम्पेट को स्टडी कीजिए, इसका शेल का. इसमें आपको ऐसे लिम्पेट भी मिलते हैं जो बिल्कुल जेट ब्लैक कलर का, जिनका शेल होगा, और ऐसे भी मिलते हैं जिनका प्योर व्हाइट कलर का होगा. ठीक है? ऐसे भी मिलते हैं जो व्हाइट से थोड़ा कम व्हाइट होंगे, लेस व्हाइट. जेट ब्लैक से जो थोड़ा कम ब्लैक होंगे, लेस ब्लैक, है ना? ब्राउनिश, लेस ब्राउनिश, क्रीमिश, सब तरह. आप मुझे डेटा बना के दें और आप देखें कि सर जेट ब्लैक कलर वाले भी बहुत ज्यादा, लगभग 41%, प्योर व्हाइट वाले लगभग 39% है. एक रैंडम वैल्यू हम ले रहे हैं, ये 39% है, आपने कहा जेट ब्लैक वाले 41% है, बाकी वाले जो है कोई 3%, 4%, 5%, बस इस तरह से. तो हम जो ग्राफ प्लॉट करेंगे उसमें दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज पे पीक आएगा. तो मैं कहूंगा कि भाई मैरीन लिम्पेट में शेल कलर वाले ट्रेट को लेके नेचुरल सिलेक्शन इस तरह से ऑपरेट कर रहा है कि इंडिविजुअल्स ऑफ द एक्सट्रीम वैल्यू आर फेवर्ड एट वन टाइम. हो सकता है जो जेट ब्लैक कलर वाले वो ऐसे बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड कर जाते हैं, वहां पे काले रंग के रॉक्स हैं, पत्थर हैं, कि वो छुप जाते हैं, और जो प्योर व्हाइट वाले उनको छुपने के लिए प्योर व्हाइट बैकग्राउंड मिल जाता है, बाकियों को अपना मैचिंग बैकग्राउंड नहीं मिल रहा, जिसके कारण उनकी संख्या कम है, उनके प्रेडेटर उन्हें देख लेते हैं. राइट? एग्जांपल याद रहेगा? वंडरफुल. Another, Stebbins and his co-workers studied population of sunflowers, right? कैलिफोर्निया में over a period of 12 years. 12 साल तक उन्होंने सनफ्लावर की पॉपुलेशन को स्टडी करा, और उसमें भी उन्होंने पाया कि भाई डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन देखने को मिलता है. वो कैसे? बिगिनिंग में the genetically variable population of these sunflowers was a hybrid between the two species. जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी वो हाइब्रिड थी, दो अलग स्पीशीज. 5 साल बाद, after 5 years, this population had split into two subpopulations which were separated by grassy area. शुरुआत में एक ही जगह थे, समय बीतता गया जिसमें कि दोनों अलग-अलग पॉपुलेशन, सब पॉपुलेशंस बन गई. One of these subpopulations occupied a relatively dry site and the other occupied comparatively wet site. एक थोड़ा ड्राई साइट जो जगह थी वहां ग्रो करना शुरू हुई, दूसरी थोड़ी नमी वाली जगह पे. उसके बाद और समय बीता. during the next 7 years the size of the population fluctuated greatly in response to differences in rainfall. environment बदला, बारिश हुई, रेनफॉल हुई, but the differences between the two subpopulations were maintained. कहने का मतलब ये कि ओरिजिनली एक पॉपुलेशन जो थी, समय के साथ धीरे-धीरे वो दो सब पॉपुलेशंस में विभाजित हो गई और उन्होंने अपनी वो आइडेंटिटी बनाए रखी. ये सनफ्लावर की पॉपुलेशन को लेकर एग्जांपल है. दूसरा मैंने मैरीन लिम्पेट शेल कलर का एग्जांपल. सो ये तीनों तरह के सिलेक्शन आपको याद रखने, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल एंड डिसरप्टिव. इन्हीं पे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं. ठीक है जी? राइट? सो डिसरप्टिव सिलेक्शन और द डिसरप्शन इज ओवर. अब बताइए, समझ आया अच्छे से? नेचुरल सिलेक्शन के तीनों टाइप्स क्रिस्टल क्लियर. ग्राफ देख के भी पहचान लेंगे कि किसका ग्राफ बनाया हुआ. ग्रेट, वंडरफुल. Okay, so we were discussing the factors which affect Hardy-Weinberg equilibrium: mutation, genetic recombination, gene flow, genetic drift, and natural selection. Right? Hardy-Weinberg ने कहा था gene frequency remains constant generation after generation in a randomly mating sexual population if certain conditions are met. Mutations are not occurring. Every allele has an equal chance of being passed on to next generation. Mating is completely random. Right? Nobody is entering into the population, nobody is leaving the population. लेकिन ये condition पॉसिबल नहीं हो सकती, यानी इवोल्यूशन होता है. और ये जो आपके सामने सब रीजन लिखे हुए इवोल्यूशन के, जो हमने वन बाय वन स्टडी किया. ग्रेट. चलिए, एक और छोटा सा टॉपिक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है. कभी कंफ्यूजिंग लगता है ये बच्चों को, बट आई ट्राई माय बेस्ट कि आपको ये समझ आ जाए और आपको पता चल जाए कि इसमें क्या-क्या याद रखना है. हेडिंग इज जियोलॉजिकल इरास. हमारी पृथ्वी का इतिहास बड़ा पुराना है, मिलियंस ऑफ इयर्स ओल्ड. हमने इस पूरे इतिहास को डिवाइड कर दिया है समय की इस टेबल में. सारणी क्या बनाया जी हमने? देखो, हेडिंग देंगे इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स थ्रू द एजेस. फिर मैं आपको साथ के साथ इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स आल्सो थ्रू द एजेस बताऊंगा. पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक. इन वर्ड से फेमिलियर है. और ये वाला जो ये सबसे पुराना है, इधर हम चलेंगे, so this is oldest and top में it is recent. ठीक है? मेसोजोइक एरा जो है, मेसोजोइक क्या है? मेसोजोइक एरा. मेसोजोइक एरा में फर्दर आपको दिख रहे हैं क्रिटेशियस, मैं अलग अलग यूज कर लेता हूं. क्रिटेशियस पीरियड, जुरासिक पीरियड, ट्रायसिक पीरियड. ये आपको ध्यान रखना है. ये लिख के याद होंगे, ऐसे आप नहीं होंगे, ये आसानी से टेक्निकल से नाम है. क्रिटेशियस, जुरासिक, ट्रायसिक. जुरासिक पीरियड तो सभी फेमिलियर है, जुरासिक पार्क मूवी भी आपने देखी होगी. reptiles were dominant during this. Mesozoic era is the golden age of reptiles. Okay? ऐसे ही जो Cenozoic era है, इसमें quaternary period and tertiary period. ऐसे ही Paleozoic
पर्मियन, कार्बोनिफेरस, डेवोनियन एंड साइल्यूरियन। ये आपको इसी सीक्वेंस में याद करने होंगे। लेट मी टेल यू, दिस इज इंपॉर्टेंट। सीक्वेंस भी पूछ सकते हैं। सबसे पुराना आपको दिख रहा है साइल्यूरियन, उसके बाद डेवोनियन, देन कार्बोनिफेरस, देन पर्मियन, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। तो ऐसे नीचे से ऊपर चल सकते हैं। सबसे पुराना ये, उसके बाद वाला ये, उसके बाद वाला ये, उसके बाद वाला, ठीक है। ऐसे चलते चलते हम ये रीसेंट समय पे आ गए जो अब सीनोजोइक एरा चल रहा है, जो उसमें क्वाटरनरी पीरियड, राइट? ध्यान रहेगा, ठीक है जी, क्लियर है? ये देखो यहाँ पे नहीं, मिलियंस ऑफ इयर्स अगो वाली बात है। सॉरी, 300 मिलियन इयर्स अगो, 300 मिलियन इयर्स पहले, 250 मिलियन इयर्स पहले। सो MYA जब लिखा होता है ना, मिलियंस ऑफ इयर्स अगो, MYA दैट स्टैंड्स फॉर मिलियंस ऑफ इयर्स अगो, राइट? जैसे यहाँ पे दिया, इधर देखिए 500 मिलियन इयर्स अगो। इमेजिन, इतना भी याद रखना मुश्किल है कि 10 दिन पहले आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, शायद सुबह का भी याद ना हो, है ना? सो इतनी पुरानी बात कर रहे हैं हम पेलियोजोइक एरा की, राइट? तीनों पढ़ेंगे, पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक। तो पेलियोजोइक एरा में 500 मिलियन इयर्स अगो अगर हम चले जाएं तो आप देखिए किस तरह के एनिमल्स आपको दिख रहे हैं। आप कहेंगे सर हमें हाइड्रा दिख रहा है, ये डीनोफोरा फाइलम के मेंबर्स हो सकते हैं, निडेरिया फाइलम के मेंबर्स हैं, ये जेलीफिश है जी। और आपको दिख रहे हैं नीचे मोटे-मोटे कीड़े से दिख रहे हैं, ट्राइलोबाइट्स। बहुत सी पुरानी मूवीज एंड डॉक्यूमेंट्रीज में आपने जरूर देखा होगा। तो उस समय इनवर्टिब्रेट्स का एक तरह से साम्राज्य था। और अगर हम प्लांट्स का जिक्र करें, क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स, ये बात नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। पेलियोजोइक एरा का हेडिंग है क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स, यानी एंसेस्टर्स ऑफ क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स। इतने समय पहले क्लोरोफिल आ चुका। ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ते समय भी इस चीज का हमने जिक्र किया था कि कैसे पहले सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स बने, प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स आए, है ना? मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कैसे कैसे इवॉल्व हुए होंगे, क्लोरोफिल के आने से फोटोसिंथेसिस होना शुरू हुआ। सो जो पेलियोजोइक एरा है ना बेटा, दिस वन, दिस इज द एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। ये एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख दिया जो हमसे पूछा जा सकता है। द एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, जिसमें ट्राइलोबाइट्स प्रमुख है। ट्राइलोबाइट्स आर्थ्रोपोडा फाइलम में आते हैं। ट्राइलोबाइट्स दे बिलोंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा, द मोस्ट सक्सेसफुल फाइलम, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल। ट्राइलोबाइट्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, ओके? नाउ देखिए उस समय क्या माहौल था। प्लांट्स नजर आ रही है? अब पेलियोजोइक एरा की बात कर रहा हूं, मिलियंस ऑफ इयर्स अगो, राइट? आप देखिए जब अर्थ पे लाइफ शुरू हुई तो हमने पढ़ा था टेंपरेचर वाज वेरी हाई, देयर वाज हीट फ्रॉम वोल्केनिक इरप्शंस, तापमान बहुत ज्यादा था, देयर वाज लाइटनिंग फ्रॉम क्लाउड्स। फिर धीरे 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 माहौल ठंडा होता गया, वो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स बने। They were tracheophyte ancestors. Tracheophyte ancestors यानी ancestors of the vascular plants, right? Paleozoic era में ancestors of the vascular plants आने शुरू हो गए। तो 440 मिलियन ईयर्स अगो अगर हम चले जाएं Paleozoic era में, that is the Silurian period. ये सीक्वेंस ध्यान रखना है। Silurian के बाद Devonian, फिर Carboniferous, फिर Permian। रिपीट करें, Silurian, Devonian, Carboniferous and Permian. Now, Silurian period में you can see क्या क्या रहा उस समय। अच्छा, हमें इन सब चीजें पता कैसे चली? हमने पढ़ा ना एविडेंसेस इन फेवर ऑफ इवोल्यूशन, तो ये सब चीजें वहीं से पता चली हमें। Rhinia type plants, extinct genus of the vascular land plants, extinct, खत्म हो। Xylophyte, extinct ancestors of pteridophytes, ferns के बारे में पढ़ा, तो Silurian period में उनके पूर्वज रहे, ancestors रहे। Zosterophyllum, extinct genus of the vascular land plants. So Rhinia type plants, Xylophyte, Zosterophyte, तीनों नाम लिख लीजिए Silurian period में, right? चलिए आगे बढ़ते हैं। 420 मिलियन ईयर्स अगो, डेवोनियन पीरियड। डेवोनियन वर्ड मेरे सामने आते ही एक शब्द मुझे याद आ जाता है, एज ऑफ फिशेस। मछलियां थी इस समय, एम्फीबियंस बनने शुरू हुए 420 मिलियन ईयर्स अगो। ये रहा जी द एज ऑफ फिशेस। तो मान लीजिए ये क्वेश्चन आपसे नीट में पूछा जा सकता है। एक बार बच्चे हैरान होते हैं कि यहां से सवाल कैसे पूछेंगे, तो देखिए ना इसी तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। एज ऑफ फिशेस, मछलियां, डेवोनियन पीरियड, दिख रहा है जी? कैन यू सी, राइट? जॉलेस फिश, साइक्लोस्टोम्स, एनिमल किंगडम में पढ़ा ना साइक्लोस्टोम। यहीं पे पहले एम्फीबियंस भी बनने शुरू हुए। आप जानते हैं एम्फीबियंस द फर्स्ट वर्टिब्रेट्स हु मेड अ ट्रांजिशन फ्रॉम एक्वेटिक टू टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ। मछलियां पानी में, अब उन्होंने सोचा भाई जमीन को भी एक्सप्लोर करके देखा जाए कैसी है। तो एम्फीबियंस पहले ऐसे वर्टिब्रेट्स रहे जिन्होंने जमीन को एक्सप्लोर करा। वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स तो और भी है जो जमीन पे पाए जाते हैं, हम वर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है जी? सो एज ऑफ फिशेस में डेवोनियन पीरियड याद रखिएगा। इस समय जॉलेस फिश भी मौजूद थी। सिलोसैंथ की हमने पहले जिक्र करा था इसका। बहुत समय तक कोई माना गया था कि इस तरह की कोई फिश है नहीं। फिर जब हमने डिस्कवर करी सिलोसैंथ, लैटिनेरिया भी कहते हैं इसे, तो इसे लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है, सिलोसैंथ फिश। डेवोनियन पीरियड में सीवीड्स भी थी, राइट? प्रो जिम्नोस्पर्म्स यानी एंसेस्टर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, क्लासिफिकेशन पढ़ते समय हमने पढ़ा है जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। तो प्रो जिम्नोस्पर्म्स यानी एंसेस्टर्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स दे वर ड्यूरिंग द डेवोनियन पीरियड। तो ये बात हम कर रहे थे 420 मिलियन ईयर्स अगो की। समय आगे बढ़ा 360 मिलियन ईयर्स अगो की अगर हम बात करें कार्बोनिफेरस पीरियड जब था। सो इस समय एम्फीबियंस ने अपना साम्राज्य बनाना शुरू किया। इससे पहले हमने बात करी थी डेवोनियन, एज ऑफ फिशेस, कार्बोनिफेरस में एज ऑफ एम्फीबियंस। तो ये एक और क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है नीट में, वो ये द एज ऑफ एम्फीबियंस, कार्बोनिफेरस पीरियड। एम्फीबियंस अबंडेंट थे, अर्ली रेप्टाइल्स इस समय बनने शुरू हुए थे, राइट? और अगर हम प्लांट्स का जिक्र करें तो एज ऑफ फर्न्स, ये भी आप याद रखें, द एज ऑफ फर्न्स, ठीक है? मैं लिख देता हूं आगे, दिस कैन बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन इन नीट। इस समय सीड फर्न्स थे, ठीक है जी? इस समय सीड फर्न्स थे जो कि एक्सटिंक्ट, खत्म हो गए। आप जानते हैं इसके बाद जो है स्पोर बियरिंग फर्न्स है, फर्न्स का रिप्रोडक्शन आपने पढ़ा, ठीक है जी? तो याद रखना कि एज ऑफ फिशेस कौन सा है, एज ऑफ एम्फीबियंस कौन सा है, एज ऑफ फर्न्स कौन सा है। कार्बोनिफेरस पीरियड से अब हम आगे बढ़ते हैं 300 मिलियन ईयर्स अगो यानी पर्मियन पीरियड। पूरा माहौल भी हमने क्रिएट करके दिखाया आपको। पर्मियन पीरियड में आपको इस तरह के एनिमल्स एंड प्लांट्स देखने को मिलते हैं अगर हम उस समय होते हैं। आर्बोरिस्टिक लाइकोपॉड्स, एनसीईआरटी में टर्म्स दी हुई है। वेस्कुलर प्लांट्स विद वुडी स्टेम्स एंड दे डेवलप फ्रॉम ज़ोस्टेरोफाइलम। ज़ोस्टेरोफाइलम का भी हमने जिक्र करा। तो यानी पर्मियन पीरियड आते आते लाइकोपॉड्स बन चुके थे जो कि वेस्कुलर प्लांट्स थे जिनमें वुडी स्टेम पाया जाता है। और इस समय साइनेप्सिड्स भी, साइनेप्सिडा आपको याद होगा क्लास रेप्टिलिया को जब हम क्लासिफाई करते हैं ना, तो स्कल के आधार पे रेप्टाइल्स क्लासिफाइड है एनेप्सिडा, पैराप्सिडा, साइनेप्सिडा, डायप्सिडा।
Synapsids were mammal-like creatures, and reptilian features भी थे और ज़्यादा mammal जैसे फीचर थे. They were viviparous, they were more intelligent. Strange, viviparity हमें mammals में देखने को मिलती है. So reptiles से ही जो है mammals का भी connection है. हमने connecting link पढ़ते समय भी कुछ ऐसी examples पढ़ी थी. Okay, sauropsids, sauropsid, a sauro word related to lizards, reptile-like creatures थे Permian period में. Can you see this? Pelycosaurus, mammal-like reptile with which laid thick-shelled eggs. mammal जैसा देखने में लगता था. ये reptile था. Pelycosaurus important है, ध्यान रखिएगा. Pelycosaurus heading देख लीजिए. Permian period में mammal-like reptile और ये thick-shelled eggs लेकर. यही समय रहा जब मास एक्सटिंक्शन हुए, पेलियोजोइक मास एक्सटिंक्शन. हम कारण नहीं जानते ऐसा क्यों हुआ होगा, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, शायद 80% के करीब स्पीशीज नष्ट हो गई, खत्म हो गई. इतनी वैरायटी होती थी उस समय, लेकिन ये एक्सटिंक्ट हो गई. तो पेलियोजोइक एरा का अंत हुआ. अब हम 250 मिलियन ईयर की बात करते हैं. मेसोजोइक एरा, गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स, जिसमें क्रिटेशियस पीरियड, जुरासिक पीरियड एंड ट्रायसिक पीरियड की हमने बात करी. ट्रायसिक पीरियड जो है 250 मिलियन ईयर्स अगो, फिर जुरासिक पीरियड 200 मिलियन ईयर्स अगो, एंड देन क्रिटेशियस पीरियड 145 मिलियन ईयर्स अगो. ट्रायसिक पीरियड का माहौल देखिए भाई, उस समय आपको ये बड़े बड़े रेप्टाइल्स नजर आ रहे हैं थिकोडॉन्ट्स से. थिकोडॉन्ट का मतलब होता है टीथ एम्बेडेड इन जॉ सॉकेट्स. Reptiles में ऐसा है, crocodiles में thecodont dentition, mammals में भी thecodont dentition है. So these thecodonts were the ancestors of dinosaurs. फिर Jurassic period आया 200 मिलियन ईयर्स अगो. ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, age of reptiles. This can be framed as a question. And which is the golden age of reptiles? ये Jurassic period है, Mesozoic era का, जिसमें इतने बड़े-बड़े डायनासोर्स थे. वो सब क्यों खत्म हो गए, इसको हम आज तक भी अच्छे से नहीं समझ पाए हैं. इस समय therapsids थे. अंडरलाइन कर देता हूं जी, therapsids. They were immediate ancestors of mammals. इन्हीं से mammals बने. You can see these huge dinosaurs. T-Rex, इसका नाम तो सभी जानते होंगे भाई. 20 फुट के करीब बड़ा डायनासोर विद dagger like teeth. सभी डायनासोर्स कार्निवोर्स नहीं थे, कुछ herbivores भी थे. लेकिन ये T-Rex तो भाई बहुत ही भयंकर और भयानक है. नाम याद रखिएगा. इस समय फर्न्स भी थी, herbaceous lycopods, right? Cycads, conifers. Some land reptiles they went back to water. कुछ land reptiles ने वापस पानी की तरफ रुख करा. Ichthyosaurus, यानी सी मछली जैसा मुंह है जिनका आगे. Ichthyosaurus. Jurassic period का अंत हुआ. 145 मिलियन ईयर्स अगो हम Cretaceous period में पहुंच गए हैं. Cretaceous period बड़ा हरा-भरा लग रहा है, कुछ वर्ड्स भी नजर आ रहे थे हमें. Sphenopsids, they were primitive vascular plants and ginkgos. Ginkgo आपने पढ़ा है living fossil में. Living fossils organisms which have not undergone any major evolutionary change in the past millions of years. So Cretaceous period में you can see Sphenopsids, which were the primitive vascular plants, and ginkgos. Okay, Nitids, ancestors of angiosperms. ये सारे नाम NCERT में है. You will have to remember them. Dicotyledonous plants भी हमें Cretaceous period में देखने को मिले. फिर Mesozoic mass extinction हुआ. क्यों खत्म हो गए ये सभी डायनासोर्स, हम नहीं जान पाए. अलग-अलग रीजंस दिए जाते हैं. शायद कोई मेटेओराइट उस समय आकर के टकराया, कुछ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ में बदलाव हुए, शायद कोई बीमारी फैली, या फिर ये डायनासोर्स इतने ओवर स्पेशलाइज हो गए थे कि स्वयं अपना पेट भरने में सक्षम नहीं रहे, तो ये शायद इसलिए एक्सटिंक्ट हो गए. बट रियलिटी हम नहीं समझ पाए. 65 मिलियन ईयर्स अगो में सीनोजोइक एरा, द एज ऑफ मैमल्स. एक और सवाल जो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी एरा को एज ऑफ मैमल्स कहते हैं. इट इज सीनोजोइक एरा, जिसे हमने दो पीरियड्स में विभाजित किया. टर्शियरी पीरियड 50 मिलियन ईयर्स अगो एंड क्वाटरनरी पीरियड, दैट इज द प्रेजेंट डे. सो टर्शियरी पीरियड में मैमल्स टुक ओवर. Mammals में brain highly developed है. Mammals warm-blooded हैं. They are more sensitive to their external environment. So those are the reasons that mammals were able to survive among those huge dinosaurs also. जब dinosaurs थे तब भी छोटे-छोटे चूहे जैसे mammals होते थे. Tertiary period में अगर plants का जिक्र करें तो bryophytes and monocotyledons. Present day में आ गए हम quaternary period में. The rise of humans. Human evolution हमने डिटेल में डिस्कस करना है, right? इस समय angiosperms बने, flowering plants. You can see the variety of mammals. तो धीरे-धीरे mammals ने dominate कर लिया पूरी धरती को, चाहे वो शुरुआत में साइज में बहुत ही छोटे. अब आपके सामने जो टेबल है ना, evolution of plants through ages, ये आपको अच्छे से समझनी है. NCERT में, right? Now ये नहीं थी हमारी eras. इधर लिख देता हूँ. Paleozoic, Mesozoic, Cenozoic, एक तो ये सीक्वेंस पता होना चाहिए. इराज में फर्दर पीरियड्स हैं, Silurian, Devonian, Carboniferous, Permian, then Triassic, Jurassic, Cretaceous, and then Tertiary and Quaternary. यहाँ से शुरू करके हम देखें Chlorophyte ancestors, Tracheophyte ancestors, Rhynia type plants, Xylophyta, इनसे फिर आगे ये बने ferns, conifers, Zosterophyllum से Arborescent lycopods, जिसमें से herbaceous lycopods, and then Bryophytes. Progymnosperms से ही seed ferns, Dicotyledonous plants, Monocotyledons, Angiosperms. ठीक है जी? Now, the same applies to animals also. Carboniferous, Permian, Triassic, Jurassic, Cretaceous, Tertiary and Quaternary periods. शुरुआत में है जी invertebrate, फिर मछलियां बनी होंगी, एक लाइन amphibians की तरफ चला गया, sauropsids बने, sauropsids में से living इस समय turtles हैं, then lizards हैं, snakes हैं, tuatara, Acadia, which is found in New Zealand, right? And then sauropsids से thecodont वाली लाइन जो है उसने crocodiles बनाए and birds बनाए, Synapsida से therapsids बने और mammals, right जी? So I hope you enjoyed the session. तीनों तरह के नेचुरल सिलेक्शन मैंने आपको बताया और हमने eras and periods के बारे में पढ़ा. eras and periods को याद करने में टाइम लगेगा, घबराइए नहीं, लिख लिख के याद करेंगे, डेफिनेटली याद हो जाएगा. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. डेली प्रैक्टिस पेपर जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने मेंटर से कांस्टेंट टच में रहिएगा एंड सफलता के लिए सीढ़ियां लेनी ही पड़ती हैं. एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू कैन डू इट. यू ऑल हैव द स्पार्क. नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ऑल अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्पेरस